हम्म, हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे और इस सेशन को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये जो आज का सेशन है ये पार्ट वन है और पार्ट वन में हम लोग उत्तर भारत की नदियों के बारे में जिक्र करेंगे और इसके बाद मैं पार्ट टू लेकर आऊँगा। उसमें हम लोग दक्षिण भारत की जितनी भी नदियाँ हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं सारी नदियों को एक ही क्लास में कवर करूँ तो एक मतलब काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और सब कुछ सिर के ऊपर से जाएगा, फिर फ़ायदा कुछ है नहीं। तो सबसे बेटर यही रहेगा कि हम लोग इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज हमारी उत्तर भारत की सभी नदियाँ कवर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यमुना नदी के बारे में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके उद्गम की, कहाँ से उसका उद्गम होता है और कौन-कौन सी उसकी सहायक नदियाँ हैं। एक्चुअली यही हमारा टॉपिक है कि नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ और कहाँ से वो निकल रही है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर क्रिएट किया है। अगर हम लोग बात करें यमुना नदी के उद्गम की, तो वो यमुनोत्री से उसका उद्गम होता है। अगर हम लोग बात करें यमुना नदी के उद्गम की, तो यमुनोत्री से उसका उद्गम होता है और बंदरपूछ ग्लेशियर से वो निकलती है। अगर ग्लेशियर पूछे तो बंदरपूछ ग्लेशियर और उद्गम सीधा-सीधा पूछ ले तो यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है। इसके बाद अगर हम लोग इनकी सहायक नदियों की बात करें, तो इसकी 3 सहायक नदियाँ हैं, आपको ध्यान रखना है चंबल, बेतवा और केन। 3 सहायक नदियाँ आपको ध्यान रखनी है, चंबल, बेतवा और केन। और चंबल की सहायक नदी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी हो जाएगी। और ये नदी बहुत इम्पोर्टेंट है। नदी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आपका एक महाकुंभ मेला लगता है, एक महाकुंभ मेला क्षिप्रा नदी के किनारे भी लगता है। 4 जगह पर एक्चुअली महाकुंभ होता है और उनमें से एक जगह क्षिप्रा नदी के किनारे होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यमुना यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा और केन। और चंबल की भी सहायक नदी है क्षिप्रा। अगर हम इनकी बात करें कि इनका उद्गम कहाँ-कहाँ से होता है, चंबल नदी का उद्गम जनापाऊ पहाड़ी से होता है। ये सारी की सारी चीज़ें पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। आप प्रीवियस ईयर को उठाकर देखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है। जनापाऊ पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है और अगर क्षिप्रा नदी की मैं बात करूँ तो कार की बरडी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी आपकी निकलती है। बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है और विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और अगर मैं बात करूँ केन नदी की, तो कैमूर पहाड़ी से केन नदी का उद्गम होता है और यमुना नदी फिर आपका प्रयागराज में जाकर गंगा से मिल जाती है। यहाँ से आपकी गंगा नदी आएगी और ये गंगा नदी में यहाँ पर जाकर मिल जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि उद्गम की अगर हम लोग बात करें तो यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है, हम लोगों ने अभी देखा। अब चीज़ें आपको याद होनी शुरू हो जाएँगी। और अगर मैं सहायक नदी की बात करूँ तो मैंने आपको 3 सहायक नदी आपको बताई, चंबल चंबल, सेकंड नंबर पर थी बेतवा और फिर केन। चंबल, बेतवा, केन 3 सहायक नदी मैंने आपको यमुना नदी की बताई। और चंबल की भी सहायक नदी आप लोग मुझे बताओगे। चंबल की भी सहायक नदी आपका मैंने बताया था क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा। ये चीज़ यमुना नदी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कौन-कौन सी उसकी सहायक नदियाँ हैं और सहायक नदियाँ कहाँ-कहाँ से निकलती है, ये भी इम्पोर्टेंट। कैमूर पहाड़ी से कैन नदी निकलती है, देखो कै से केन बनता है और कै से ही कैमूर पहाड़ी। ये चीज़ें आप लोग याद रख सकते हो, इस तरीके से आसान हो जाता है याद करना। बेतवा नदी की अगर मैं बात करूँ तो वो विंध्याचल से निकलती है और क्षिप्रा नदी कार की बरडी पहाड़ी से निकलती है और चंबल नदी जनापाऊ पहाड़ी से निकलती है और यमुना की तो हमें पता ही है, यमुनोत्री से निकलती है बंदरपूछ ग्लेशियर से। गंगा नदी के बारे में हम लोग बात करें तो गंगा नदी के बारे में मैं आपको एक बार पहले इसका फिगर दिखा देता हूँ, गंगा नदी का पूरा कहाँ से वो निकलती है और कौन-कौन सी उसकी सहायक नदियाँ हैं। देखो ये एक फिगर मैंने क्रिएट किया है, कहाँ से गंगा नदी निकलती है, किन-किन नदियों से मिलकर वो बनती है और ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इस फिगर को ही काउंटर करते हैं। देखो गंगा नदी, एक्चुअली गंगा नदी जहाँ से निकलती है वहाँ पर उसका नाम गंगा नदी नहीं होता। गंगा नदी का एक्चुअल में नाम गंगा पड़ता है आपका हरिद्वार के बाद। ये यहाँ पर देवप्रयाग है, हरिद्वार में। हरिद्वार में देवप्रयाग है, उत्तराखंड में हरिद्वार में देवप्रयाग है और इसके बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। और गंगा नाम पड़ने से पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि ये गंगा बनने से पहले क्या-क्या बनती है और किन-किन नदियों से मिलकर ये आगे बढ़ती है। अगर हम लोग इसके उद्गम की बात करें कि उद्गम कहाँ से होता है, देखो जहाँ से इसका उद्गम होता है वहाँ पर इसका नाम अलकनंदा होता है और सतोपत हिमालय से निकलती है, सतोपत ग्लेशियर है।
स्तोपत ग्लेशियर से ये नदी निकलती है, और जब ये निकलती है तो इसका नाम वहां पर अलकनंदा होता है। अलकनंदा और अलकनंदा के साथ धौलीगंगा मिलती है, ये आपका विष्णु प्रयाग यहाँ पर बनता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गंगा नदी के बारे में, तो इसलिए मैंने इन सब चीजों को यहाँ पर कवर कर लिया ताकि आपको आसानी हो जाए। अलकनंदा निकलती है, अलकनंदा के साथ इधर से धौलीगंगा आ जाती है, पहले नंबर पर धौलीगंगा आती है, और धौलीगंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है। फिर आगे चलती है, ध्यान रखना यहाँ तक इसका नाम अलकनंदा ही है, देव प्रयाग तक इसका नाम अलकनंदा ही रहेगा। देव प्रयाग तक इसका नाम हमें चेंज नहीं करना। जो हमारी मुख्य नदी देव प्रयाग तक रहेगी वो अलकनंदा रहेगी, बाकी आसपास की नदियां इसके साथ जुड़ती चलेगी। अलकनंदा के साथ धौलीगंगा मिल गई विष्णु प्रयाग में, यहाँ पर जहाँ भी इनका संगम हुआ वो विष्णु प्रयाग बोला गया। उसके बाद आगे चली अलकनंदा, ध्यान रखना नाम चेंज नहीं होगा, ये अलकनंदा ही रहेगी। अलकनंदा आगे चली, इधर से आपका नंदाकिनी नदी आई और नंद प्रयाग बनाया। नंदाकिनी नदी ने नंद प्रयाग बनाया, ये तो आसान है, आपको याद रहेगा। नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग बनाती है। फिर आगे चलती है अलकनंदा, ध्यान रखना मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, आगे ये अलकनंदा ही बनकर चलती है। फिर अलकनंदा के साथ पिंडार नदी मिलती है तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर आपको ध्यान रखना है, ये सेकंड नंबर पर है। पहले नंबर पर धौलीगंगा, सेकंड पर नंदाकिनी, और तीसरे नंबर पर पिंडार नदी मिलती है कर्णप्रयाग में। पिंडार नदी कर्णप्रयाग बनाती है अलकनंदा के साथ मिलकर। फिर ये आगे अलकनंदा बनकर चलती है, और इधर इधर से आपका नंदाकिनी नदी आती है, और नंदाकिनी नदी आपके रुद्रप्रयाग में मिलती है। ये सारे के सारे आपको प्रयाग भी ध्यान रखने हैं, और इसकी यहाँ से सहायक नदियां भी ध्यान रखनी है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हालांकि आप लोग इसको याद कर लोगे अगर एक दो बार रिवाइज करो। मुझे पता है शुरुआत में अगर बच्चा लग रहा है तो उसको प्रॉब्लम होगी, जो थोड़े मतलब एक्सपीरियंस्ड बच्चे हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं, उन्हें दो तीन बार ये चीज़ें रिवाइज कर ली होगी तो उनको आसानी हो जाती है याद करने में। हालांकि आपको भी याद हो जाएगा अगर आप बिगनर हो, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको, रिपीट करनी पड़ेंगी चीज़ें, रिविजन करना पड़ेगा। अगर आगे मैं बात करूँ, मंदाकिनी नदी हमारी रुद्रप्रयाग में मिलती है अलकनंदा के साथ, फिर ये अलकनंदा ही रहती है। और यहाँ पर हरिद्वार में, ये हमारा हरिद्वार है, हरिद्वार में इधर से भागीरथी नदी आती है, और भागीरथी नदी हरिद्वार में देवप्रयाग बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, देवप्रयाग में भागीरथी नदी मिलती है। और भागीरथी नदी के उद्गम की अगर मैं बात करूं, तो भागीरथी नदी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख ग्लेशियर से होता है। और एक बार और हम इन चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारी नदी जो भी बनकर चलेगी वो गंगा नाम से आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ तक अलकनंदा का फॉर्मेट हम लोगों ने देखा। अलकनंदा निकलती है सतोपत ग्लेशियर से, आगे चलती है विष्णु प्रयाग बनाती है धौलीगंगा के साथ, फिर नंद प्रयाग बनाती है नंदाकिनी नदी के साथ, फिर कर्ण प्रयाग बनाती है पिंडार नदी के साथ, और आपका रुद्र प्रयाग बनाती है मंदाकिनी नदी के साथ, और फिर आपका हरिद्वार में देव प्रयाग बनाती है भागीरथी नदी के साथ, और यहीं से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। इससे आगे इस नदी का नाम आपको ध्यान रखना है, गंगा है। और यहाँ से पहले इसको हम, जो हमारी मुख्य नदी थी वो अलकनंदा के नाम से आगे फ्लो कर रही थी। हम बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो सबसे पहली सहायक नदी इसकी रामगंगा है। अगर वहां पर क्वेश्चन आपको पूछा भी जा सकता है कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, गंगा की पहली सहायक नदी आपका रामगंगा हो जाएगी। और अगर हम लोग सेकंड नंबर पर बात करें तो गोमती नदी, गंगा की सहायक नदी गोमती नदी, रामगंगा गोमती। फिर आपको ध्यान रखना है घाघरा, और घाघरा नदी दो धाराओं से मिलकर बनती है, ध्यान रखना। एक शारदा नदी, शारदा नदी का नाम काली नदी भी है, काली नदी ही शारदा नदी को बोला जाता है। और इधर से घाघरा नदी आती है, और दोनों मिलकर घाघरा ही बनाती है एक्चुअली। तो शारदा नदी और घाघरा नदी मिलकर घाघरा नदी बनाती है, और ये आपका गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा, गोमती, शारदा और घाघरा। तेरा कनपट्टी पर लग गया ना, सिद्धि हो जाएगी तो जनता पता चल गया पल लो। ए मूर्ख, सारी रिकॉर्डिंग खराब करा दी तन्ने। ये को बजाऊंगा बह रहा है तेरे, सारी रिकॉर्डिंग खराब कर दी, अटका टाइम वेस्ट हो मेरा। आगे अगर हम बात करें तो गंडक एक सहायक नदी है यमुना की,
और कोसी भी यमुना की ही सहायक नदी है, और कोसी को बिहार का शोक भी बोला जाता है, आपको ये भी चीज़ ध्यान रखते हुए चलना है। और जो सबसे आखिर नदी है, जो सबकी सबसे लास्ट नदी है गंगा की सहायक नदी, वो आपकी महानंदा है। महानंदा सबसे लास्ट नदी है। गंगा की सबसे लास्ट सहायक नदी महानंदा है, और सबसे पहली कौन है? आपकी रामगंगा। मैंने ये आपको बताया, सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा और सबसे लास्ट की महानंदा। नीचे से अगर हम लोग बात करें तो सोन नदी भी गंगा की ही एक सहायक नदी है। और सोन नदी के बारे में आप लोग एक फैक्ट जान लो कि सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और नर्मदा नदी भी अमरकंटक पहाड़ी से ही निकलती है। बस फर्क इतना है कि सोन नदी अमरकंटक से इधर को चलती है, और नर्मदा नदी आपका इस साइड में चलती है। और सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ को चलती है, गंगा की सहायक नदी है। और यहाँ पर मैंने आपको यमुना के बारे में बता दिया, ये हमारी यमुना नदी है। यमुना नदी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यमुना नदी, यमुना नदी भी गंगा की ही सहायक नदी है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर ये प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। ये प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। देखो गंगा नदी होगी, और हमने यहाँ पर यमुना नदी के बारे में बात करी। ये यमुना नदी यहाँ पर गंगा नदी है, और यहाँ पर ही मिल जाती है प्रयागराज में। बाकी इसको हमने अलग से कवर किया है। आपको ध्यान रखना है बस इस चीज का कि यहाँ पर ये गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी इधर से आ रही है, और प्रयागराज में ये है। यहाँ पर चंबल, बेतवा और केन इसकी सहायक नदियां है, ये हमने अलग से पढ़ ली है। गंगा नदी से रिलेटेड अगर हम लोग दो चार फैक्ट और जानने की कोशिश करें, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं गंगा नदी से रिलेटेड, कि गंगा नदी में कौन सा जीव पाया जाता है, किसके लिए वो प्रसिद्ध है। ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। गंगा नदी के उद्गम की हम लोगों ने बात कर ली, सतोपत से होती है। सतोपत ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। यहाँ पर मैं एक बार लिखता हुआ चलता हूँ, सतोपत ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। सतोपत ग्लेशियर। लंबाई की अगर हम लोग बात करें, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसमें आपका गंगा डॉल्फिन नाम की एक मतलब मछली है, मछली हम लोग कह सकते हैं, जैसे डॉल्फिन है इसको बोलते हैं, डॉल्फिन। डॉल्फिन नाम का जीव इसमें पाया जाता है, और इसके लिए ही ये प्रसिद्ध है। और गंगा की मैंने आपको बताया कि पहली सहायक नदी रामगंगा है। रामगंगा मैंने आपको बताई। और जो लास्ट है, फर्स्ट ये होगी, और लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो आपकी महानंदा है। महानंदा की मैंने आपको बताया, लास्ट सहायक नदी महानंदा है। और सबसे लंबी सहायक नदी की अगर मैं बात करूँ, सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट सहायक नदी आपका यमुना है। और अगर हम लोग सबसे बड़ी नदी की बात करें, सॉरी, गंगा की सबसे बड़ी कौन सी सहायक नदी है जो पानी के आधार पर बड़ी है? मतलब यमुना लॉन्गेस्ट है, यमुना सबसे लंबी नदी है जो सहायक नदी है। और सबसे बड़ी नदी की अगर मैं बात करूँ जो पानी के आधार पर सबसे बड़ी है, वो आपका घाघरा नदी होगी। घाघरा नदी पानी के आधार पर सबसे बड़ी सहायक नदी है। और अगर हम लोग बात करें गंगा की उस सहायक नदी की जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, जो आपका दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, वो आपका सोन नदी है। सोन नदी के बारे में हम लोगों ने अभी बात करी थी। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, यहाँ से सोन निकलती है, और इस साइड में आपका नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और इस साइड में सोन नदी। तो ये दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है। ये एक ही एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, गंगा की सहायक नदी। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें धरातल से, ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो धरातल से निकलती है, मतलब किसी पहाड़ी या पठार से नहीं निकलती, धरातल से निकलती है। हम गंगा की सहायक नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो धरातल से निकलती है आपकी गोमती नदी। ये चीजें आपको ध्यान रखते हुए चलना है। गोमती नदी धरातल से निकलती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ सोन नदी बहती है, गंगा की एक सहायक नदी है, और ये अमरकंटक से निकलती है। एक बार और अगर हम लोग इस पर नजर मारे, तो एक बार और यहाँ पर देख लो, गंगा की यहाँ पर गंगा यहाँ से स्टार्ट होती है आपका
हरिद्वार से स्टार्ट होती है गंगा। एक्चुअली गंगा नाम पड़ता है हरिद्वार से, और इससे पीछे की कहानी मैंने आपको बता ही दी। देवप्रयाग में ये गंगा नाम से पुकारी जाती है, इससे आगे गंगा ही इसका बोला जाता है। पहली सहायक नदी रामगंगा और लास्ट सहायक नदी महानंदा। दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने वाली जो नदी है वो सोन नदी है। धरातल से निकलने वाली नदी गोमती नदी, ये धरातल से निकलती है। शारदा नदी गंगा की सहायक नदी है, या फिर घाघरा की सहायक नदी आप लोग इसको बोल सकते हो, और फिर ये घाघरा ही आगे बनकर चलती है, तो घाघरा भी गंगा की सहायक नदी है। और गंडक गंगा की सहायक नदी है, और कोसी भी एक गंगा की ही सहायक नदी है। इसको बिहार का शोक भी बोला जाता है, ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ से इसका उद्गम होता है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, और उन सहायक नदियों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए भी हमने एक फिगर तैयार किया है। मैं सबसे पहले इसके फिगर को ही खोल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक इमेज क्रिएट करी है, एक फिगर तैयार किया है, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सिंधु नदी की बात करूँ, सिंधु नदी का उद्गम आपका बोखरचू ग्लेशियर से होता है। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम, फिर वहां पर उसको कवर कर लेंगे। बोखरचू ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। बोखरचू ग्लेशियर। अगर हम लोग प्रवेश की बात करें कि जब ये भारत में, देखो बोखरचू ग्लेशियर तिब्बत में आपका पड़ता है, और अगर हम लोग बात करें तिब्बत से इसका उद्गम होता है, तो भारत में कहाँ से एंटर करती है, तो भारत में ये प्रवेश करती है दमचौक से। लद्दाख में एक जगह है दमचौक, वहां से ये एंटर करती है। और अगर मैं बात करूं एग्जिट की, तो ये कहाँ से एग्जिट करती है, मतलब भारत को कहाँ से छोड़ती है, जब पाकिस्तान में ये एंटर करती है, तो वहां पर चिल्लास एक जगह का नाम है, चिल्लास। चिल्लास जगह से ये एग्जिट करती है और एंटर करती है दमचौक से। अगर हम सहायक नदियों की बात करें, तो झेलम और झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। और इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, एक्चुअली ये थोड़ा एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो झेलम, चिनाब, रवि, व्यास और सतलुज, इनको हम अलग अलग कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं सिंधु नदी के बारे में आपको यहाँ दिखा दूँ। सिंधु नदी आपका तिब्बत के बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, और ये लद्दाख में एंटर करती है दमचौक से। दमचौक से एंटर करती है सिंधु नदी, यहाँ पर इसका नाम सिंधु नदी ही है। ऊपर से अगर मैं बात करूँ, तो इसकी दो सहायक नदियों को आपको ध्यान रखना है, श्योक, और श्योक की सहायक नदी है नुब्रा। अगर हम बात करें, तो नुब्रा को हम सिंधु की सहायक नदी बोल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये फिगर ध्यान रखना है। अगर आपको ये इमेज दिमाग में आपकी क्रिएट होगी, तो आपको उत्तर देने बहुत आसान हो जाएंगे। श्योक और नुब्रा सिंधु की सहायक नदी है। ये नुब्रा यहाँ पर एंटर कर, इसमें सॉरी, नुब्रा श्योक नदी में मिलती है, और फिर ये दोनों श्योक नदी ही बनकर आपका सिंधु नदी में मिलती है। इधर से एक नदी जाती है, जाश्कर नदी। कभी कभी सिंधु नदी से वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाएं तरफ से कौन सी नदी है जो सहायक नदी है, और दाएं तरफ से कौन सी सहायक नदी है। तो इस फिगर की मदद से आप लोग बता सकते हो कि सिंधु नदी की दाएं सहायक नदी कौन सी है, बाएं तरफ से कौन सी सहायक नदी है। यहाँ से इसलिए मैंने इस चीज को क्रिएट किया है। ऊपर से अगर हम लोग बात करें, तो एक सहायक नदी आपकी गिलगित है। गिलगित या गिलगित, इंग्लिश में गिलगित ही लिखा मिलेगा, तो टी की प्रोनाउंसिएशन हम लोग टै बोल सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो ऊपर से आपको सिंधु नदी की सहायक नदी याद रखनी है, श्योक, नुब्रा, गिलगिट, और नीचे से ये जास्कर, ये नदियां आपको ध्यान रखनी है। अगर हम लोग बात करें, जो इसकी मेन नदियां हैं, हमारी इधर 5 नदियां हैं। जो झेलम नदी की अगर हम लोग बात करें, तो झेलम नदी श्रीनगर के वेरीनाग झील से निकलती है। इसका उद्गम हम लोग देखेंगे। झेलम नदी के उद्गम के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका उद्गम श्रीनगर से होता है, वेरीनाग झील। उद्गम की अगर हम लोग बात करें, तो झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग झील से होता है, और ये आपको पता होगा वेरीनाग झील श्रीनगर में पड़ती है। जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर लिख देता हूँ।
जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में ये पड़ती है। अगर मैं झेलम नदी के फ्लो की बात करूँ, तो जब झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलती है, तो इसके रास्ते में क्या-क्या चीज़ें पड़ती है? इसके रास्ते में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वुलर झील एक हमारी वुलर झील और ये पीओके से होकर निकलती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पीओके से होकर निकलती है और झेलम नदी आपका वुलर झील से होकर जाती है। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि वुलर झील को जो पानी मिलता है वो झेलम नदी के द्वारा मिलता है। झेलम नदी वुलर झील से निकलकर आपके पीओके से होती हुई आप चिनाब नदी में ये मिल जाती है। अभी हम लोग बात करेंगे चिनाब नदी की, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि झेलम नदी चिनाब नदी की एक सहायक नदी है और फिगर में भी हम लोग अभी भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं कुछ। चिनाब नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। ये चीज़ आपको पता होगी, हिमाचल प्रदेश से होता है, बाड़ा-लाचला दर्रे से। बाड़ा-लाचला दर्रा, बाड़ा-लाचला दर्रे से होता है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब चिनाब नदी बनती है, तो ये 2 धाराओं से मिलकर बनती है। 2 धाराओं से मिलकर बनती है। इन धाराओं का नाम है आपका चंद्रा तथा भागा। एक धारा है आपका चंद्रा, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और दूसरी भागा। चंद्रा और भागा 2 नदियों से मिलकर बनती है और बाड़ा-लाचला दर्रे से इसका उद्गम होता है। ये चीज़ आपको हो गई। इसकी सहायक नदी की अगर मैं बात करूँ, मैंने अभी आपको बताया था इसकी सहायक नदी कौन-सी है? इसकी सहायक नदी झेलम है। झेलम इसकी सहायक नदी है। और जब झेलम नदी चिनाब नदी में मिलती है, तो फिर ये आगे फ्लो होती है चिनाब के नाम से, ना कि झेलम के नाम से। ये आगे चिनाब के नाम से ही फ्लो करती है। का क्वेश्चन है, ओल्ड नेम की अगर हम लोग बात करें, तो इसका ओल्ड नेम अस्किनी था। चिनाब नदी का ओल्ड नेम अस्किनी। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं इससे बाहर नहीं जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बाड़ा-लाचले दर्रे से निकलती है। चंद्रा तथा भागा 2 धाराओं से मिलकर ये बनती है और इसकी सहायक नदी झेलम नदी है। इसका ओल्ड नेम अस्किनी था। नेक्स्ट रिवर हमारी रावी नदी है। सिंधु नदी की ही सहायक नदी है रावी नदी। तो यहाँ पर हम लोगों ने कितनी नदियों को कवर किया अब तक? हमने झेलम, चिनाब और ये रावी नदी हम लोग पढ़ रहे हैं। रावी नदी की अगर मैं बात करूँ, तो ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसका उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग अगर प्रीवियस ईयर उठाकर देखोगे, तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हुए मिलेंगे और सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है नदियों से। अगर मैं बात करूँ रावी नदी, तो रावी नदी मिल जाती है आपकी चिनाब नदी में। हम लोग अगर इसका फिगर यहाँ पर क्रिएट करें, देखो हम लोगों ने बात की थी झेलम नदी की। झेलम नदी आपका श्रीनगर से निकलती है। यहाँ पर श्रीनगर हुआ, इधर हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के आपके यहाँ पर चिनाब नदी निकल गई, यहाँ से झेलम नदी, यहाँ से चिनाब नदी और यहीं से रावी नदी निकलती है। रावी नदी आपका चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। चिनाब नदी यहाँ पर मेन है, ठीक है, मुख्य जो है यहाँ पर चिनाब है और चिनाब की सहायक नदी आपका झेलम और रावी। यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि चिनाब नदी की सहायक नदियाँ झेलम और रावी है। यानी कि रावी नदी आपका चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी में मिल जाती है ये। चिनाब नदी में मिल जाती है, मिलती है। और अगर मैं इसके ओल्ड नेम की बात करूँ, इसका ओल्ड नेम क्या था? ओल्ड नेम कभी-कभी पूछ लिया जाता है। हालाँकि ये हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ भी हम लोग जान लेते हैं जब नदियों को पढ़ रहे हैं तो। इसका ओल्ड नेम प्रोशनी था। परुशनी इसको हम लोग कह सकते हैं। इसका ओल्ड नेम परुशनी था। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यास नदी को। व्यास नदी भी हमारा उत्तर प्रदेश, सॉरी, व्यास नदी भी हमारे हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है।
3 नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है, चिनाब, रावी और व्यास। व्यास नदी का उद्गम व्यास कुंड से होता है। ये तो आपको याद ही रहेगा एक्चुअली, कि नेम सेम सेम है। व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है और ये रोहतांग दर्रे का ही एक हिस्सा है। ये नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से हमारी 3 नदी निकलती है, मैंने अभी आपको बताया। और ये कुल्लू मनाली शहर से होकर जाती है और पंजाब में सतलुज नदी के साथ मिल जाती है। ये सतलुज में विलुप्त हो जाती है, मतलब सतलुज की एक सहायक नदी है। सतलुज 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 की सहायक नदी। एक बार और हम इसको ना रिपीट करेंगे, अभी आपके अगर समझ में नहीं आ रहा हो। जब मैं इस फिगर को आपको करवाऊंगा, यहाँ पर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जब हम लोग एक बार इसको करेंगे तो आपकी समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक बार मैं आपको इनको एक एक नदी को करवा देता हूँ, फिर आपको बाद में इस फिगर पे लेकर आता हूँ, ठीक है। तो व्यास नदी की हम लोगों ने बात कर ली। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है और सतलुज नदी में ये जाकर मिल जाती है। ओल्ड नेम की अगर मैं बात करूँ तो इसका ओल्ड नेम विपाशा था। विपाशा, व्यास नदी का ओल्ड नेम विपाशा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट रिवर हमारी सतलुज है और सतलुज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सतलुज का उद्गम इंडिया से नहीं होता है। इसका भी हमारा जो आपकी मानसताल झील है, सॉरी राकसताल झील है, राकसताल झील से इसका उद्गम होता है और ये भी तिब्बत में पड़ती है। मान के चलो यहाँ पर राकसताल झील है, ये राकसताल झील, राकसताल झील से इसका उद्गम होता है, तिब्बत में पड़ती है और ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है शीप किला दर्रे के थ्रू। शीप किला, शीप किला दर्रे से ये नदी एंटर करती है, सतलुज नदी। और मैंने अभी आपको बताया हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से उठती है व्यास नदी और वो जाकर सतलुज में मिल जाती है, ठीक है ना। और फिर सतलुज नदी आपका सतलुज नदी जाकर मिलती है चिनाब में। इस फिगर को हम लोग देखेंगे, एक बार मैं इस नदी को कंप्लीट करा दूं, फिर उस फिगर को हम ऊपर ऊपर से देखेंगे, वहां पर हमारी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। राकसताल झील से निकलती है और शीप किला दर्रे से होकर भारत में एंटर होती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसको चलता है और इसका पुराना नाम भी हमको याद रखना है। ओल्ड नेम हम लोग देख रहे हैं, इसका ओल्ड नेम शतुद्री था। शतुद्री इसका ओल्ड नेम था। अच्छा, ओके। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस फिगर पर, आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ एक्चुअली इसको। सिंधु नदी के बारे में हम लोगों ने जान ही लिया था कि सिंधु नदी कहाँ कहाँ से निकलती है। वो लद्दाख से होकर जाती है, दमचौक से एंटर करती है, श्योक उसकी सहायक नदी है। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने उसके बारे में बात कर ली थी। अब हम लोग बात करेंगे सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी और झेलम नदियों के बारे में। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये हमारी मेन यहाँ पर जो रिवर है वो चिनाब रिवर है। चिनाब रिवर हमारी यहाँ से निकलती है। रिवर निकली और ये सिंधु नदी में मिल गई। यहाँ पर जो हमारी मुख्य नदी चल रही है वो चिनाब नदी ही चल रही है, आखिर तक चिनाब नदी चलेगी। ऊपर से झेलम नदी आती है, वो चिनाब में मिलती है। एक एक चीज ध्यान रखना, झेलम नदी चिनाब रिवर में मिल गई। इधर से रावी आती है, वो भी चिनाब में मिल जाती है। फिर इधर से आपकी सतलुज आती है, राकसताल झील से सतलुज उठती है तिब्बत से, राकसताल झील से उठती है और शीप किला दर्रे से होते हुए इंडिया में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। और फिर आगे चलती हुई ये सतलुज में जाकर मिलती है, ना कि सिंधु में। यहाँ पर आप लोग ये फिगर देख सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर मैंने बनाया है जिस तरह से नदियों का संगम है। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। सतलुज नदी आती है, वो चिनाब में मिलती है और व्यास नदी सतलुज नदी में मिलती है। एक बार आप लोग इसको ध्यान से देख लेना, यहाँ पर आपकी सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। चिनाब नदी ये चली, फिर ऊपर से झेलम चिनाब में मिल गई, इधर से रावी चिनाब में मिल गई, फिर इधर से सतलुज आई, वो चिनाब में मिल गई और सतलुज में ब्यास मिल गई। ये चीज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की नहीं ये चीज याद हो चुकी होगी, क्योंकि फिगर में बहुत अच्छे से याद होती है। अब हम लोग अगली नदी के बारे में देखते हैं, नेक्स्ट रिवर हमारी कौन सी है। तो चिनाब के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, बड़लाचला दर्रे से निकलती है। रावी नदी के बारे में हम लोगों ने बात करी, रोहतांग दर्रे से चिनाब नदी में मिलती है, परुशनी उसका ओल्ड नेम था। और व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी, सतलुज में जाकर वो मिलती है, विपाशा उसका ओल्ड नेम था।
और सतलुज की मैं बात करूँ तो वो तिब्बत से आती है और चिनाब में जाकर वो मिलती है, इधर चिनाब में जाकर मिलती है और ऊपर से व्यास नदी आकर सतलुज में मिल जाती है। सतुद्री इसका ओल्ड नेम था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, और ब्रह्मपुत्र की सारी सहायक नदियां हम लोग देखेंगे, कहाँ पर उसको क्या बोला जाता है, ये सारी की सारी चीज हम लोग इसकी कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। मैं आपको पहले फिगर पर ही लेकर चलता हूँ, मुझे लगता है कि वहां से ज्यादा समझ में आता होगा। फिगर की अगर हम लोग बात करें, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, ये भी तिब्बत में ही पड़ती है। देखो ये ना, ये एक ऐसा एरिया है, यहाँ से आपकी सिंधु नदी भी निकलती है, सतलुज भी निकलती है और फिर इधर आपका ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग ब्रह्मपुत्र सिर्फ असम राज्य में बोलते हैं। ये अगर जहाँ हमारा असम राज्य ये है, यहीं पर इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, और अदर स्टेट में या फिर तिब्बत में गए तो उसके अलग अलग नाम है। अगर मैं तिब्बत की बात करूँ तो तिब्बत में या फिर चाइना में इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इसको सांगपो नदी को तिब्बत में इसको बोला जाता है सांगपो नदी। अगर मैं बात करूँ हमारे अरुणाचल प्रदेश में इसको ब्रह्मपुत्र नहीं बोला जाता। अरुणाचल प्रदेश में इसको यहाँ पर दिहांग नदी बोला जाता है। दिहांग नदी इसको बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी बोला जाता है और आपका तिब्बत में सांगपो नदी, और हमारे जो असम राज्य है यानी कि हमारे इंडिया में एक्चुअली इसको ब्रह्मपुत्र ही बोला जाता है। और जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर करती है, देखो मान के चलो ये असम राज्य है, यहाँ तक ये असम राज्य है हमारे इंडिया का, यहाँ तक इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, यहाँ तक इसको ब्रह्मपुत्र बोलेंगे। जैसे ये बांग्लादेश में एंटर हुई, तुरंत बांग्लादेश के लोग इसको जमुना बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वहां पर इसको ब्रह्मपुत्र नहीं, वहां पर इसको जमुना बोला जाता है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी में ही हमारी गंगा नदी मिलती है, इधर से हमारी गंगा नदी आती है, वो ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद अब ये ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना पड़ गया, इधर से गंगा नदी आई और ये दोनों मिलकर यहाँ पर मेघना का निर्माण करती है। मेघना, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हर एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा डीपली पढ़ रहे हैं, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है कहाँ से। और मैंने फिगर इसलिए बनाया ताकि आपके दिमाग में ये चीजें सेट हो जाए, अच्छे से सेट हो जाए। अपने इस फिगर पर हम लोग वापस आते हैं। अगर मैं बात करूँ, यहाँ से हम लोगों ने देख लिया मानसरोवर से निकलती है, सांगपो तिब्बत में बोला जाता है। और अगर मैं बात करूँ कि ये जब इंडिया में एंटर होती है, जब भारत में ये प्रवेश करती है, तो कहाँ से प्रवेश करती है, तो आपको ध्यान रखना है ये यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। यहाँ पर हमारा यांगयाप दर्रा है, यांगयाप यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में आती है और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोला जाता है। ठीक है, फिर आगे चल के असम में जाती है, असम राज्य में इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, फिर ये आपका बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। अब इसके हम लोग सहायक नदियों के बारे में बात करती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुबनश्री। एक सहायक नदी आपको ध्यान रखना है, सुबनश्री इसकी एक सहायक नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनश्री ही है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। आपको ये चीज देखना है कि दिवांग अरुणा क्यों सॉरी इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो दिवांग, लोहित, धनश्री और बराक इसकी सहायक नदियां हैं। मेरे साथ आप लोग अगर याद नहीं होता तो रिपीट किया करो, इसे मैं एक बार और आपको बोलता हूँ। दिवांग नदी, लोहित नदी और धनश्री नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। दिवांग, दिवांग, लोहित, धनश्री और बराक, ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि एसएससी जीडी की बात छोड़ो, आप सीजीएल में चले जाओ या फिर किसी भी एग्जाम को उठा लो, इससे बाहर क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता अगर वो नदियों की सहायक नदियां पूछता है। तो दिवांग, लोहित, धनश्री और बराक, और यहाँ से मैं बात करूँ सुबनश्री जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है, और एक मानस नदी की मैं बात करूँ तो मानस भी इसी की सहायक नदी है। और तीस्ता रिवर, तीस्ता नदी की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपका ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। अब ये जैसे ही बांग्लादेश में एंटर होती है, मैंने आपको बताया इसको जमुना बोला जाता है, और इधर से हमारी गंगा मिल जाती है इसमें। गंगा मिलने के बाद इसका नाम मेघना बन जाता है और इधर से बराक नदी इसकी एक सहायक नदी है। चलिए अब हम इसके एक एक क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसके उद्गम की अगर मैं बात करूँ तो उद्गम मैंने भी आपको बताया, इसका उद्गम मानसरोवर झील से होता है।
इसका उद्गम मानसरोवर झील से होता है। अदर नेम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है, सांगपो तिब्बत में बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो वहां पर इसको दिहांग बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है। और फिर असम राज्य में इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, असम राज्य में इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। सहायक नदी मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी सहायक नदी पहले नंबर पर ही हम लोगों ने लिखा था, सुबनसिरी इसकी सहायक नदी है। पहले नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो सुबनसिरी, सुबनसिरी, सुबनसिरी सहायक नदी हुई। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो दिवांग, तीसरे नंबर पर मैं बात करूँ तो आपका दिवांग के बाद आप लोग एक ये लोहित नदी इसकी सहायक नदी है, लोहित, लोहित के बाद धनश्री, धनश्री की मैंने बात करी। धनश्री के बाद मैंने आपको बराक नदी के बारे में बताया, बराक नदी, बराक, तीस्ता, तीस्ता भी आपको ध्यान रखनी है, तीस्ता। और एक आपका मानस, मानस भी इसी की सहायक नदी है। ये आपको ये चीजें ध्यान रखकर चलनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरुणाचल, ये हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी को कंप्लीट कर लिया, हमने सिंधु नदी को कंप्लीट किया, गंगा नदी को कंप्लीट किया और ये ब्रह्मपुत्र नदी को कंप्लीट किया, इसकी सहायक नदियों को देखा। अभी उत्तर भारत की कुछ छोटी छोटी नदियां रह रही हैं, हम लोग फटाफट से उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। लूनी नदी की अगर हम लोग बात करें तो इसका उद्गम अरावली पर्वत से होता है, इसका उद्गम अरावली पर्वत से होता है, अरावली पर्वत से इसका उद्गम होता है। और इसके अदर नेम अगर हम लोग, आप लोग कहीं कहीं पर इसका नाम साबरमती भी देखोगे, साबरमती। अगर पूछ लेगी लूनी नदी का दूसरा नाम क्या है, साबरमती है, या फिर किस नदी को साबरमती के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका लूनी नदी हो जाएगी। और आपको ध्यान रखना है, यही वो नदी है जो गुजरात में कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है ये नदी। बहुत, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, एसएससी ने बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। कच्छ के रण में, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है ये नदी, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और ये एक मरुस्थलीय नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। माही नदी की अगर हम लोग बात करें तो माही नदी का उद्गम विंध्याचल से होता है, यार किधर चले गए हम लोग, माही नदी का उद्गम विंध्याचल से होता है, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत से माही नदी का उद्गम होता है, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम होता है। और माही नदी आपका, माही नदी की मैं बात करूँ तो ये अरब सागर में मिलती है, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 3 राज्यों से गुजरती है। और इस रिवर से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो ये है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा, कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कर्क रेखा जा रही है ना इधर से, तो ये नदी इस तरीके से निकलती है कि विंध्याचल यहाँ से निकली और ऐसे जाकर फिर ऐसे आ जाती है नीचे, तो इस तरह से 2 बार काट देती है। इसके अलावा इंडिया में कोई भी नदी नहीं है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हो, यही एकमात्र नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है ना, क्रॉस करती है। साबरमती नदी अरावली श्रेणी से निकलती है और ये गुजरात प्लस राजस्थान इन दोनों राज्यों में बहती है। इसका उद्गम अरावली पर्वत से होता है, उदयपुर में, राजस्थान उदयपुर में अरावली पर्वत से इसका उद्गम होता है, अरावली पर्वत से इसका, अरावली श्रेणी या फिर अरावली पर्वत से इसका उद्गम होता है। ये नदी राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों में बहती है और आपकी साबरमती नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। यहाँ पर ये चीज होगी। इसके बाद हम लोग देखें
तो नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया था कि अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक के एक साइड से नर्मदा निकलती है और दूसरी साइड से आपकी सोन नदी निकलती है जो कि गंगा की सहायक नदी है, वो मैंने आपको भी बताया था। ये मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र और गुजरात से होकर जाती है। इसकी सहायक नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं। नर्मदा नदी की सहायक नदियां आपकी, मैं यहाँ पर 3 नदियों की बात करूंगी जो उसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। एक हिरण, हिरन, शक्कर और तवा, ये 3 सहायक नदियां हैं। और इसके बारे में आप लोग एक इंपॉर्टेंट चीज जान लो। नर्मदा नदी के बारे में हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं, सॉरी, कि ये आपका खंबात की खाड़ी में गिरती है। इधर गुजरात में खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी में नदी गिरती है। अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। ऊपर विंध्याचल है और नीचे सतपुड़ा है। इन दोनों के बीच से ये विंध्याचल और सतपुड़ा 2 श्रेणी है, इनके बीच से होकर ये नदी गुजरती है। इनकी सहायक नदी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति है वो नर्मदा नदी के किनारे पर ही स्टैब्लिश करी गई है। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखकर चलनी है। ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, भ्रंश भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। इसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। मतलब एक मतलब इस साइड भी पहाड़ है और इस साइड भी पहाड़ है, बीच से होकर ही गुजरती है। नर्मदा नदी को, यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोली जाती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा की अगर हम लोग बात करें तो वो नर्मदा नदी हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें ताप्ती नदी की, तो ताप्ती नदी का उद्गम भी आपका सतपुड़ा श्रेणी से होता है। सतपुड़ा श्रेणी से इसका उद्गम होता है, सतपुड़ा श्रेणी से इसका उद्गम होता है। ये भी पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर 2 ही नदियां हैं जो बहती है, एक नर्मदा और एक आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की सहायक नदी, एक इंपोर्टेंट सहायक नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं और वो एक ही है, ये पूर्णा। पूर्णा नदी ताप्ती की एक सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। महानदी की अगर हम लोग बात करें तो महानदी का उद्गम ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा श्रेणी से होता है, सतपुड़ा श्रेणी से होता है। और इसकी अगर मैं सहायक नदी के बारे में बात करूँ तो इसकी सहायक नदी पूर्णा है। और इस फिगर पर अगर हम लोग चले तो देखो, यहाँ से अमरकंटक से निकलती है आपका नर्मदा, अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। एक बार मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ सारी। ऊपर हमारा विंध्याचल पर्वत है, ये विंध्याचल है। नीचे सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा है। यहाँ पर अमरकंटक है और सतपुड़ा से ही निकलती है हमारी ताप्ती नदी। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से नर्मदा नदी जाती है और यहाँ से ताप्ती नदी जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन दोनों के बीच में सतपुड़ा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्मदा और ताप्ती को कौन सी श्रेणी अलग करती है, तो आपकी सतपुड़ा श्रेणी इन दोनों को अलग करती है। मा, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है, आपका छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है। और रायपुर जिले के रायपुर जिले के सहावा के समीप से इसका उद्गम होता है, सहावा के समीप, सहावा, सहावा, या डायरेक्टली आप सहावा याद रख सकते हो कि सहावा से इसका उद्गम होता है। सहायक नदी की अगर हम लोग बात करें, महानदी की 2 सहायक नदी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। महानदी की सहायक नदियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक वैतरणी और ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ये 2 इसकी आपको सहायक नदी याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो एक बार आप लोग दोबारा रिपीट करके देख सकते हो। वैसे मैंने यहाँ पर कोशिश करी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए।
थैंक यू सो मच।